हेलो एवरीवन, मैं गौरव श्रीवास्तव आपका पीसीएस साथी चैनल पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पीसीएस प्री का रिजल्ट आने वाले मंगलवार तक डिक्लेयर हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी अपनी मेंस की तैयारी करते रहें। और जैसा कि मैंने अर्लियर वीडियोज में बोला था कि ये जो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है, तो ये जो मैं वीडियोज ला रहा हूँ वो मेंस से रिलेटेड है, जिसमें कि मेरी कोशिश ये है कि आपको मेंस में आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है, एक क्वेश्चन को देखकर किस तरीके से आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है, ठीक है, वो आपको मैं सिखा सकूं। ठीक है, जो मेरा 4-5 सालों का अनुभव रहा है मेंस देने का, ठीक है, तो उसी की बेसिस पे मेरी कोशिश है कि आपकी जो है कुछ मदद कर सकूं कि किस तरीके से आंसर लिखना है। और आप देखेंगे कि मोस्टली आप कोई भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लो, किसी भी अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट, किसी भी अच्छे संस्था का टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, तो वो उनकी अपेक्षा रहती है कि आपको आंसर राइटिंग का ABCD मालूम है। ठीक है, वो आपको स्ट्रक्चरिंग नहीं सिखाएंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, या फिर बॉडी में किस किस तरीके से आप चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मिसिंग हैं। ठीक है, तो मेरी यही कोशिश है कि जो मैंने सीखा है, ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़, ये जो मेरा पहल है, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जो कमियां दिख रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है वो है भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि लास्ट 2 डेज से आप न्यूज़पेपर भी अगर देख रहे होंगे तो उसमें दिख रहा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो, उन्होंने USA विजिट किया है। ठीक है, अमेरिका विजिट किया है, और अमेरिका विजिट किया है तो वहाँ पर जो सीनेट में भी उन्होंने अपना स्पीच दिया है, साथ में स्टेट डिनर भी किया। तो ये जो इवेंट्स हैं वो दर्शा रहे हैं कि जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं उन्होंने एक नई ऊंचाई को छू लिया है, एक नए आयाम को पकड़ लिया है, एक नई बुलंदी को छू रहा है। ठीक है, मतलब कि हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका के साथ वो बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, बहुत बेहतर होता जा रहे हैं। तो ये जो रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं उसका भारत के लिए, भारत के दृष्टिकोण से क्या महत्ता है, मतलब क्या महत्व है। ठीक है, भारत के दृष्टिकोण से क्या महत्व है इस रिश्ते का। ठीक है, और साथ ही साथ अगर उसमें कुछ परेशानियां, कुछ चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां हैं तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन मैंने सिंपल ये फॉर्मेट में मैंने बनाया कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की विवेचना करना है। अब विवेचना में क्या है कि हमको जो अभी तक का अचीवमेंट है, जो उपलब्धि है भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों की, जो उपलब्धि है उसको लिखना है। साथ ही साथ जो चुनौतियां अभी भारत और अमेरिका के संबंध के बीच में हैं उसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक, अब अगर आप देखोगे कि मेंस में, PCS मेंस हो या UPSC मेंस हो, उसमें आपको GS पेपर 2 में आपको डेफिनेटली USA से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, किसी ना किसी फॉर्मेट में दिख जाएगा, लेकिन आपको अमेरिका से एसोसिएटेड आपको क्वेश्चन एक दिख जाएगा। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस आप इससे लगा लो। ठीक है, तो अब हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो अर्लियर वीडियो जो मैंने जैसा डिस्कस किया है कि आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन आपको भूलना नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक जो एग्जामिनर होता है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आपने हैप्पैजार्ड वे में नहीं लिखा है, एक आपने एक फ्लो में लिखा है। ठीक है, तो उससे उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हम किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं कि जो इंडो US संबंध जो है, अभी आज के न्यूज़पेपर में था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने बोला है कि जो इंडिया और US के जो रिलेशंस हैं इस समय, इट इज़ द मोस्ट डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ दिस सेंचुरी। मतलब कि ये जो संबंध है इंडिया और USA के, वो सबसे महत्वपूर्ण संबंध है इस सदी के। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण संबंध है इस सदी के। ठीक है, तो आप इससे भी शुरू कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट, या फिर आप इससे कर सकते हो कि फ्रॉम बीइंग स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज टू इंगेज डेमोक्रेसी।
अब स्ट्रेंज डेमोक्रेसी टू इंगेज डेमोक्रेसी में ये है कि आपको अगर थोड़ा अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा किस तरीके से कोल्ड वॉर इरा चल रहा था, शीत युद्ध इरा चल रहा था। उस समय क्या था कि जो अमेरिका जो था वो इंडिया को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। वो सपोर्ट करता था पाकिस्तान और चाइना को, ठीक है, क्योंकि इंडिया और संबंध जो थे बहुत बेहतर थे, ठीक है। और जो विश्व था वो दो गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका और रशिया, ठीक है। तो इस वजह से हमारे जो संबंध अमेरिका से थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। तो लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हुआ और 2005 में जब हमने न्यूक्लियर डील किया साइन, उसके बाद से हमारे जो संबंध है वो बढ़िया होते गए। तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं कि फ्रॉम बीइंग स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज टू इंगेज डेमोक्रेसी, दैट मीन्स कि जो दो लोकतांत्रिक जो देश थे, है ना, जो दो लोकतांत्रिक देश थे जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की दूरी पर थे, दोनों के बीच में इतनी दूरियां थी, दोनों के विचारों में वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा थे, लेकिन अब क्या है, दोनों में एक घनिष्ठ संबंध बन गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम बीइंग स्ट्रेंज डेमोक्रेसीज टू इंगेज डेमोक्रेसी, दैट मीन्स कि जो पहले दूर दूर लोग रहते थे, कोई संबंध नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी, अब क्या है कि अब एक ही साथ उठते बैठते हैं, दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध हो गया, घनिष्ठ मित्रता हो गई। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। इंडिया और यूएस के जो संबंध हैं उसको डिफाइन किया जा सकता है कि दोनों ने ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, ठीक है, मतलब कि वैश्विक रणनीतिक साझेदारी जो है, इन्होंने उस आयाम को इन्होंने अचीव कर लिया है। दोनों के जो दो रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के, वो वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के आयाम तक पहुंच गए हैं, लेवल तक पहुंच गए हैं, ठीक है। और जो लास्ट वन है, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। यूएसए क्या है, यूएसए सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है, और जो इंडिया है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो इस तरीके से भी आप देखें कि दोनों देशों के बीच में क्या है, एक कॉमन थीम है, वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। दोनों ही देश लोकतांत्रिक वैल्यूज में, डेमोक्रेटिक वैल्यू में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ को इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं। तो 4 ऑप्शन हैं, आप किसी भी तरीके से आप इंट्रोडक्शन ये स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट स्टार्ट करने के बाद अब जो द्विपक्षीय संबंधों के बारे में हमें विवेचना लिखना है। तो अब बॉडी पार्ट में क्या करना है, बॉडी पार्ट, ठीक है। अब बॉडी पार्ट में हम पहले क्या करेंगे, इकोनॉमिक एंगल लिखेंगे, मतलब आर्थिक क्षेत्र में हम किस तरीके से इंडिया जो है, भारत जो है, यूएसए के संबंध उसको महत्व रखते हैं, ठीक है। किस तरीके से यूएसए जो है भारत के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखिए इकोनॉमिक एंगल में क्या है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है, ठीक है। जो अमेरिका जो है सबसे बड़ा व्यापार भागीदार देश है इंडिया का, ठीक है। अगर आप देखें किसी भी इंडेक्स, किसी भी रिपोर्ट में देखेंगे, अगर भारत कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है, कोई भी व्यापार कर रहा है, तो उसमें टॉप 5 पोजीशन में आपको अमेरिका दिख जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक्सपोर्ट मार्केट में, मतलब कि हम अगर निर्यात करते हैं अपने सामान वस्तुएं, जो भी हम निर्यात करते हैं बाहर के देशों में, उसमें सबसे पहले पोजीशन पे अमेरिका आता है। मतलब कि अमेरिका में सबसे पहले, सबसे ज़्यादा हम अपने सामान को निर्यात करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा अपने सामान को हम जो है वो अमेरिका में निर्यात करते हैं, तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरी बात कि अगर हम आयात भी करते हैं तो उसमें भी जो अमेरिका है वो 3rd पोजीशन पे आता है। दैट मीन्स कि आयात और निर्यात दोनों ही दृष्टिकोण से जो हमारा है वो अमेरिका इम्पोर्टेंट है। दूसरा, व्यापार अधिदेश संबंध, मतलब कि ट्रेड सरप्लस रिलेशनशिप है। दैट मीन्स कि हमारा जो आयात जो है, ठीक है, वो आयात जो है हमारा निर्यात से कम है, जबकि चीन के साथ हमारा जस्ट उल्टा है।
हम चीन से आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात जो है कम करते हैं, इस वजह से हमारा ट्रेड डिफिसिट है उसके साथ, ठीक है। जबकि यूएसए के साथ हमारे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि व्यापार अधिशेष है, मतलब ट्रेड सरप्लस है, हमारा घाटा नहीं होता है, ठीक है। तीसरी पॉइंट की एफडीआई जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है उसमें भी अमेरिका से सबसे ज़्यादा निवेश आता है, अमेरिका दूसरे पोजीशन पे है। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आता है उसमें अमेरिका दूसरे नंबर पे है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, जो दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड हो रहे हैं, द्विपक्षीय व्यापार जो हो रहे हैं वो 160 बिलियन के नियर अबाउट हैं, तो वो भी आगे बढ़कर 200 बिलियन के आसपास हो सकते हैं या 200 बिलियन को भी पार कर सकता है, पोटेंशियल है, ठीक है। अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप आप देखें, ये तो हो गया इकोनॉमिक। अब स्ट्रेटजिक में रणनीतिक चल रहा है। रणनीतिक क्षेत्र में हमारे लिए यूएसए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पहली बात, हमारे साथ जो हमारा पड़ोसी देश है चाइना, जो चाइना की जो मंशा है कि वो एशिया पे राज कर सकती, एशिया पे राज कर सके और फिर उसके बाद विश्व पे राज कर सके, तो उसकी जो मंशा है उसको पूरा नहीं होने देना है। क्योंकि उसकी मंशा ये है कि बाकी सारे देशों को दबा दिया जाए, ठीक है, बाकी सारे देशों के विकास को रोक दिया जाए किसी न किसी तरीके से। तो उसको काउंटर करने के लिए हमें यूएसए के सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, यूएसए के सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय अगर आप देखेंगे तो चाइना, रशिया और पाकिस्तान, ठीक है, ये तीनों जो कंट्री हैं वो बहुत क्लोज आ रहे हैं, उनके बीच के जो संबंध हैं बहुत क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, हमें भी किसी की जैसे यूएसए जैसे कंट्री के सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे कि हम कल को कोई भी अगर चाइना कुछ भी अग्रेशन दिखाता है, जैसे गलवान वैली का हुआ था या फिर डोकलाम का जो इशू हुआ था, उस तरीके कोई भी अग्रेशन दिखाता है तो हम भी उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें, ठीक है। तो ये चाइना के हेजमनी को भी काउंटर करने के लिए यूएसए की इम्पोर्टेंस है। दूसरा, इंडो पैसिफिक रीजन, जो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र है, ठीक है। आपको मालूम है कि भारत जो आयात निर्यात करता है वो समुद्री मार्ग से बहुत ज़्यादा करता है, मतलब कि 95%, 95% से भी ज़्यादा जो है हमारे आयात निर्यात जो हैं वो डिपेंडेंट हैं समुद्री मार्ग पे। अगर कल को चाइना उस पर अपना एकाधिकार बना लेता है, ठीक है, तो हमारे जो आयात निर्यात होते हैं बाकी देशों के साथ वो अवरुद्ध हो जाएंगे, तो हमारा जो ट्रेड है, जो व्यापार है वो रुक जाएगा और हमें बड़ा नुकसान होगा। तो उसको भी काउंटर करने के लिए हमें यूएसए की सपोर्ट की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, आपको मालूम होगा कि इसके आतंकी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, ठीक। वो चाहता है कि इंडिया को हमेशा डिस्टर्ब किया जाए आतंकी गतिविधियों से, तो उसको पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए इनडायरेक्टली हम यूएसए को कह सकते हैं, और यूएसए के पास पावर भी है, इन्फ्लुएंस भी है कि वो चाहे तो पाकिस्तान को वो प्रेशराइज कर सकता है कि आप सारे आतंकवादी जो गतिविधियां हैं और जो आतंकी आउटफिट हैं आपकी कंट्री में, उसको आप सभी को नष्ट कर दें, ठीक है। तो इससे भी हमें फ़ायदा होगा। चौथा पॉइंट, रशिया। अब रशिया क्या है कि मैंने जैसे अर्लियर बताया कि आपको रशिया और चाइना और पाकिस्तान एक क्लोज अलायंस में चल रहे हैं, इस दोनों तीनों के बीच में बहुत मित्रता दिख रही है। तो हमें रशिया का भी एक विकल्प चाहिए हमारे पास, जिससे कि हमारी जो डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट है, जो रक्षा की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, साथ ही साथ जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक विकल्प रहे। तो यूएसए इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव ऑफ रशिया, ठीक है। तो ये बात होगी। जो लास्ट पॉइंट है वो डिफेंस है, रक्षा। अब रक्षा अगर आप देखोगे, सबसे ज़्यादा रक्षा के समझौते जो हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा हमारे अमेरिका के साथ हुए हैं, और सबसे ज़्यादा जो डिफेंस डील है वो भी अमेरिका से है। अभी आज न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और जो जनरल इलेक्ट्रिक है उनके बीच में डील हुआ है
कि वो जेट इंजन को सह उत्पादन करेंगे इंडिया में, जिससे क्या होगा, हमारे जो तेजस लड़ाकू विमान है उसको हमें अपग्रेड करने और उसको बनाने में हमें सुविधा होगी। ठीक है, तो हमारे पास जेट इंजन बनाने की एक टेक्नोलॉजी आ जाएगी, जिससे कि हम कल को और अच्छे लड़ाकू विमान बना सकेंगे। ठीक, जो लास्ट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट वन ये है कि हमें क्या है, हमें संयुक्त राष्ट्र में जो स्थायी सदस्यता चाहिए हमें। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में हमें स्थायी सदस्यता चाहिए, मतलब परमानेंट मेंबरशिप की चाहिए। हमारी ये महत्वाकांक्षा है, हमारा ये एम रहा है। ठीक है, शुरू से। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें यूएसए के सपोर्ट चाहिए, और यूएसए भी जो हमारे इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ठीक, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अब स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको कवर कर लिया। अब देखेंगे एनवायरनमेंट, चूँकि एनवायरनमेंट हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो एनवायरनमेंट भी किस तरीके से इंडिया और यूएसए एक साथ चलना है। तो आप देखें, जो क्लाइमेट चेंज का मुद्दा है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे दोनों ही कंट्री जो हैं बहुत सीरियस हैं कि हाँ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस पर हमें कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। ठीक है, और दोनों ही देशों ने अपने अपने क्षमता के अनुरूप उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कदम के बारे में बताया है। ठीक है, जैसे कि 2070 तक हमने क्या कहा है कि नेट जीरो हम वो कर देंगे, अपना उत्सर्जन जो है नेट जीरो कर देंगे 2070 तक। इसी तरीके से अमेरिका ने भी तमाम तरीके के, ठीक है, तमाम तरीके के डिक्लेरेशन, तमाम तरह की घोषणाएं की हैं कि हाँ, हम भी ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज के मामले में दोनों ही कंट्री में एक समान मत है कि हाँ, क्लाइमेट चेंज गंभीर समस्या है, जलवायु परिवर्तन गंभीर समस्या, हमें इस पर मिलजुल कर इस पर रोकना होगा। ठीक है, दूसरा, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया इंडिया ने, उसमें भी यूएसए इज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर। ठीक है, स्ट्रेटजी क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप, इसमें जो है सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी, जिसमें हमें क्लीन फ्यूल, मतलब कि जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हो, जो हरित ऊर्जा से रिलेटेड हो, ठीक है, जो पोल्यूशन ज़्यादा ना क्रिएट करे, उसमें भी जो है इंडिया और यूएसए साथ साथ हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्षेत्र है वो है सोशल। ठीक है, मतलब सामाजिक तौर पे किस तरीके से इंडिया और यूएसए एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है पीपल टू पीपल कनेक्ट। मतलब इंडिया और अमेरिका में जो वहाँ का कल्चर है, अमेरिकन कल्चर जो है और इंडियन कल्चर जो है, यहाँ के लोग, ठीक है, जब अमेरिका में बसते हैं तो वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ वहाँ के जो लोग रहते हैं वो भी इंडियन कल्चर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस समय जो भारतीय प्रवासी हैं अमेरिका में, वो नियर अबाउट 27 लाख हैं। और आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा किस तरीके से एयरपोर्ट पर भारतीय अमेरिकन जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी का वेलकम कर रहे हैं। तो क्या है कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा जो है, भारतीय प्रवासियों की संख्या जो है ज़्यादा होने की वजह से भी वहाँ का पॉलिटिक्स जो है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। साथ ही साथ जो वहाँ का कल्चर है, एक दूसरे को जानने का जो अवसर है, चाहे अमेरिकन हो चाहे इंडियन हो, एक दूसरे को जानने का अवसर मिलता है कि हाँ, कल्चर क्या है, उनकी भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, ट्रेडिशन क्या है। तो इनसे क्या है कि पीपल टू पीपल कनेक्ट जो है वो और मजबूत होता जा रहा है। ठीक, अब ये तो हो गई हमारी जो अचीवमेंट है सोफा। ठीक, अब चैलेंजेस की बात कर लेंगे। चैलेंजेस में देखें, पहली बात जो दोहा टॉक, दोहा जो दोहा वार्ता चल रही है, दोहा वार्ता मतलब क्या है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसमें हमारी किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ हैं, ठीक है, जो सब्सिडी हम देते हैं कृषि पर, उसको लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में अभी भी इशू चल रहा है कि हाँ, ये सब्सिडी जो है वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करता है, इंडिया को एडवांटेज है, अमेरिका को डिसएडवांटेज है। तो इस तरीके के अभी इशू चल रहे हैं। तो अभी ये एक मेजर चैलेंज कह सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा जो चैलेंज है वो आईपीआर इशू है, मतलब बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब अमेरिकन कंपनीज का कहना ये है कि अगर हम कोई भी
कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो उसको कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू, ठीक है, उसको वो कर देते हैं, उसका जो पेटेंट है वो ख़त्म हो जाता है कंपलसरी लाइसेंसिंग के थ्रू, उसको बाज़ार में मार्केट में अवेलेबल करा देते उस मेडिसिन को, जिससे कि हमें हमारा जो बेनिफिट जो प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके के इशू बने हुए हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को अभी भी जो है यूएसए अभी भी सपोर्ट कर रहा है, कभी फंड देता है, कभी लड़ाकू विमान दे देता है। तो इस तरीके के अभी भी वो किसी ना किसी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो कि इंडिया नहीं चाहता है, ठीक। तीसरा पॉइंट जो क्लाइमेट चेंज, जलवायु पर, अब क्या है, यूएसए का ओपिनियन है कि चाइना और इंडिया भी जो हैं इस समय वो भी सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन वाले देश हैं। तो उनको भी अब क्या है, उनको भी अब कंट्रीब्यूट करना चाहिए। वो सिर्फ विकसित देशों पर निर्भर ना रहें, वो खुद से भी कंट्रीब्यूट करें जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, फंडिंग को, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो फंड क्रिएट किया गया उसमें भी वो कंट्रीब्यूट करें, ठीक है। और भारत कहता है कि नहीं, आपने अभी तक जितना भी आपने पोल्यूशन किया है उसके कंपैरिजन हम भारत जो है वो बहुत कम उत्सर्जन करता है कार्बन, इसलिए ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, ठीक है। तो ये बातें आप चैलेंजेज और बॉडी में आप अचीवमेंट चैलेंजेस लिखकर आफ्टर दैट कंक्लूजन में आप ये डाल सकते हैं कि जो दोनों देशों के हित हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो एक जैसे हैं। चाहे चाइना का इशू ले लो, चाहे पाकिस्तान का इशू ले लो, चाहे आप रशिया का ले लो, या फिर क्लाइमेट चेंज का ले लो, सभी जो इशूज हैं, ठीक है, उस पर एक राय है इंडिया और अमेरिका का, ठीक है। तो इसलिए दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो दोनों ही बेनिफिशियल है। और साथ ही साथ जो ये अमेरिका और भारत की जो लोकतांत्रिक दोनों ही जो लोकतांत्रिक देश हैं, वो एक तरीके से एक उदाहरण सेट करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं ग्लोबल लेवल पे कि हाँ, लोकतांत्रिक होते हुए भी कोई देश विकसित हो सकता है और ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आप कंक्लूजन पार्ट में ये लिख सकते हो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग, भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों की विवेचना, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा, अगर नहीं अच्छा लगा हो तो क्या नहीं अच्छा लगा उसको भी ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो फीडबैक्स हैं उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है। और आप किस तरीके के वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।